आप सभी का केआईपी में स्वागत है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस विद यू द बजट इम्पैक्ट ऑन बायोमास सेक्टर्स, वेयर हाउसिंग सेक्टर्स एंड द एग्रीकल्चर्स एंड एनिमल हस्बेंड्री रिलेटेड बिजनेस सेक्टर्स और एमएसएमई सेक्टर्स। तो आप सभी का स्वागत है केआईपी के इस बजट स्पेसिफिक वेबिनार में। और आज हमारे साथ हमारी टीम के टेक्निकल हेड मिस्टर विकास कपूर जी भी जुड़े हुए हैं, जो आपको एमएसएमई से रिलेटेड जो है इम्पैक्ट बजट में क्या रहेंगे उनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बहुत ही अच्छा कंटेंट आज हम सभी आपके लिए शेयर करेंगे। जो भी बायोमास सेक्टर से जुड़े हुए हैं या एज ए कॉमन एमएसएमई बिजनेसमैन भी है, क्योंकि जो बायोमास सेक्टर है, एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर्स है, एग्रीकल्चर बेस्ड सेक्टर्स है या वेयर हाउसिंग सेक्टर्स हैं, ये सारे के सारे एज ए एमएसएमई सेक्टर्स में ही कवर होते हैं। तो एमएसएमई सेक्टर स्पेसिफिक्स बजट्स के क्या ऐसे प्रोविजंस हैं जिनसे आपके बिजनेस पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस बजट स्पेसिफिक वेबिनार में। आप सभी जितने भी लिसनर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, व्यूवर्स जितने भी जुड़े हुए हैं, आफ्टर वेबिनार आपको पूरा कंटेंट्स हम शेयर कर देंगे। तो आप प्लीज अपने आप को एक कंफर्टेबल जोन में रिजर्व रखिएगा। आपको सारा वेबिनार के बाद हम क्वेश्चन आंसर सेशन भी लेंगे ताकि आपके क्यूरीज भी हम ले पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं यूनियन बजट 2026-27, यानी जो अभी रिसेंटली हमारा जो देश का यूनियन बजट्स हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने 1 फरवरी को अनाउंस किया है। उस बजट का इम्पैक्ट एमएसएमई सेक्टर्स पर, बायोमास सेक्टर्स पर, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स पर, वेयर हाउसिंग सेक्टर्स पर, एग्री और एनिमल हस्बेंड्री बिजनेस पर क्या रहने वाला है, ये हम डिटेल्स में यहाँ डिकोड करेंगे ताकि जो बजट का इम्पैक्ट है आपके सब्सिडीज पर, आपके इंसेंटिव्स पर, आपके फंडिंग पैटर्न्स पर, और कौन कौन से ऐसे इमर्जिंग सेक्टर्स हैं जिसका बजट से आपके बिजनेस पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है, कौन सी ऐसी नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होने वाली है जिनका इम्पैक्ट इस बजट के द्वारा डिटरमाइन किया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो मैं बताना चाहूंगा आपको, यहाँ पे जितने भी एमएसएमई ओनर्स हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये आप सभी को इस बजट स्पेसिफिक जो है यहाँ बेनिफिट मिलेगा। आपको साथ साथ में जितने भी बायो एनर्जी सेक्टर्स के डेवलपर्स हैं, सीबीजी प्रोजेक्ट्स के डेवलपर हैं, या वेयर हाउसिंग सेक्टर्स में जो आना चाह रहे हैं, आप सभी को जैसे साइलो स्टोरेज है, कवर्ड स्टोरेज है, या जो इस टाइप की जो स्टोरेज फैसिलिटीज हैं जिसपे नाबार्ड का बहुत बड़ा एक सब्सिडी का इम्पैक्ट रहता है, वो हम डिस्कशन करेंगे। एग्री प्रोसेसिंग प्रमोटर्स यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या ऐसे एफपीओ और के रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं उनकी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जो कंसल्टेंट हैं, बैंकर्स हैं, उनको भी इस वेबिनार से बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो यहाँ बहुत ज्यादा में डिटेल्स में एमएसएमई सेक्टर स्पेसिफिक अलाइन की गई है। तो ये सारे के सारे, चाहे आप एमएसएमई ओनर्स हैं, बायो एनर्जी सेक्टर में काम करना चाह रहे हैं, वेयर हाउसिंग सेक्टर्स में है, एनिमल हस्बेंड्रीज में है, या एग्री प्रोसेसिंग सेक्टर में है, आप कंसल्टेंट हैं, बैंकर हैं या मशीनरी वेंडर्स हैं, तो आप सभी के लिए जो कंटेंट्स है बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है। आप सभी जो है अपने आप को जितना भी कंटेंट्स है इसके इम्पैक्ट को अच्छे से एनालिसिस करने के लिए आप सभी का एक बार फिर से इस वेबिनार में स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एमएसएमई सेक्टर्स के लिए, क्योंकि एमएसएमई एज ए कॉमन सेक्टर है। एमएसएमई सेक्टर्स में जो अभी बजट्स में एक स्पेसिफिक प्रोविजंस जो आया है, हमारे साथ हमारे टेक्निकल हेड भी जुड़े हुए हैं, ये भी आपको डिटेल्स में बताएंगे। एमएसएमई सेक्टर्स में एमएसएमई चैंपियंस के नाम से एक फंड्स, ग्रोथ फंड्स अलाइन किया गया है, जिसमें 10,000 करोड़ रुपए का प्रोविजंस है। अभी जो ग्रोथ फंड है, इस ग्रोथ फंड का एमएसएमई सेक्टर्स पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, ये जो ग्रोथ फंड है पर्टिकुलरली जो अलाइन किया गया है कि जो एमएसएमई सेक्टर्स है वो सर्वाइवल से अब ट्रांसफॉर्मिंग की तरफ जाए, एमएसएमई सेक्टर ग्रोथ करे, वो ग्लोबली compete करे, इसके साथ साथ वो अपने को लार्ज इंडस्ट्री में कन्वर्ट करे, तो उसकी परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव आने वाले हैं। यानी बीइंग ए एमएसएमई, इफ यू आर पेइंग ए गुड अमाउंट ऑफ जीएसटी, यू आर continuously performing your business, you are making the production links targets, you are line up the banking provisions,
टैक्सेशन प्रोविजंस, तो आपके लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स अभी इस फंड्स के तहत आने वाले हैं। बहुत बड़ा ये फंड्स अलाइन किया गया है ताकि एमएसएमई सेक्टर्स को जो फंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी दूर हो। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है कि एमएसएमई बिजनेसमैन को जो वर्किंग कैपिटल इश्यूज आते हैं, क्योंकि जैसे एक एमएसएमई बिजनेसमैन अपना सारा पैसा लगा के या बैंक से फंडिंग लेके बिजनेस को सेटअप तो कर लेता है, लेकिन जब उसके बाद वो बिजनेस ऑपरेट करता है तो उसको बहुत सारे चैलेंज फेस होते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के, जिसको हम ओपेक्स भी बोलते हैं। उसका बहुत सारा पैसा पार्टियों के पास, जिनको वो सेलिंग करता है, उनके पास ब्लॉक हो जाता है, उनसे रिकवरी नहीं आ पाती है और बहुत सारा अमाउंट उसका कैपिटल ब्लॉक डेटर्स के साथ हो जाता है। तो इस जो डेटर के साथ जो कैपिटल की ब्लॉकिंग्स है, यानी लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स है, यानी वर्किंग कैपिटल प्रॉब्लम्स हैं, इसके ऊपर इस बजट में बहुत अच्छे प्रोविजंस हैं। और हमारे साथ जो विकास सर जुड़े हुए हैं, ये आपको बताए भी गए जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। विकास सर, एक बार आपका वेबिनार में स्वागत है। और जो हमारे व्यूवर्स को आप ये बताइएगा कि जो ये टीआरडीएस स्कीम है और जो ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, यूनिट्स हैं, ये टीआरडीएस स्कीम है क्या और इसका एमएसएमई बिजनेसमैन को क्या फायदा होने वाला है, तो ये ताकि व्यूवर्स इसको अपने आप के जितने भी बिजनेस यूनिट्स हैं उनको जोड़ पाए, तो प्लीज बताइएगा ये टीआरडीएस क्या है सर। टीडीएस जो सी स्कीम है इस बजट में अनाउंस की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। तो टीआरडीएस की जो सी फुल फॉर्म है, पहले सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंट स्कीम है सर। ठीक है, जिसके लिए इस बजट में 7 लाख करोड़ का उन्होंने प्रोविजन रखा है। वेरी गुड। क्या होता है कि एमएसएमई अपना फंड ब्लॉक कर देता है, एमएसएमई ने बिल काटा और उसके बाद पेमेंट जो सी है गवर्नमेंट से या पीएसयू से 30 दिन में, 60 दिन में, 90 दिन में ऐसे एमएसएमई को पेमेंट्स मिलती है। राइट राइट राइट। तो उस वर्किंग कैपिटल की जो पोजीशन है उसको ठीक करने के लिए एमएसएमई की, उसके लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की है, जिसमें क्या है कॉमन पोर्टल बनेगा, ठीक है, जिसमें हमारे एमएसएमई जितने भी पीएसयू है, गवर्नमेंट है और साथ में बैंकर और एनबीएफसी, वेरी गुड। ये सारे लाइन हो जाएंगे। तो उस यानी ये एक ऐसा पोर्टल गवर्नमेंट बनाने जा रही है टीआरडीएस का, यानी जो ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम का पोर्टल बन जाएगा। इस पे एमएसएमई जो बिजनेसमैन है वो अपना रजिस्ट्रेशन रखेंगे। हाँ जी। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उनका भी इस पे रजिस्ट्रेशन होगा, वो कनेक्टेड होंगे। और जितने बैंकर्स हैं वो भी इस पे वो भी कनेक्टेड, एनबीएफसी और बैंकर भी कनेक्ट हो जाएंगे। यानी एक एमएसएमई अगर किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट को अपना बिल काटता है, सेल्स का बिल काटता है, तो टीआरडीएस सिस्टम पे वो बिल कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है वो क्या करेंगे, इसमें वो उस बिल को एक्सेप्ट करेंगे कि ये हमारा बिल है। ओके। और उसके बाद एनबीएफसी जो सा है या बैंकिंग है उसको डिस्काउंट करके उस बिल को फंड वो विद इन 1 डे एमएसएमई को दे देगा। वेरी गुड वेरी गुड। यानी कि जो सी पेमेंट 90 डेज में आनी थी एमएसएमई को, एक ही दिन में उसको डिस्काउंट होकर मिल जाएगी। वेरी गुड। देखिए बहुत अच्छा प्रोविजन जो है कि आपकी पेमेंट्स है, फॉर एग्जांपल्स आपने मान लीजिए कोई गवर्नमेंट एनटीपीसी का ही एग्जांपल ले लीजिए, आप अगर बायोमास सेक्टर में हैं, आप वेयर हाउसिंग सेक्टर में है, तो एफसीआई को आपने बिल रेज किया या एनटीपीसी को आपने बिल रेज किया। एनटीपीसी जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, राइट। अब वो पेमेंट्स आपके मान लीजिए 30 दिन में, 40 दिन में, 50 दिन में आने वाली है। वो पैसा फॉर एग्जाम्पल्स आपने 10 लाख रुपए का एक बिल काटा और आपने बिल रेज किया, अब वो 10 लाख रुपए आपके आएंगे 30 दिन बाद, तो 30 दिन तक आपके बिजनेस में प्रॉब्लम रहेगा। अब इस लिक्विडिटी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये जो ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, यानी टीआरडीएस पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा, आप उस इनवॉइस को इस पे अपडेट करेंगे, जो एनटीपीसी है उस इनवॉइस को एक्सेप्ट करेगा, यानी लिंकेज हो जाएगी। और जैसे ही वो इनवॉइस एक्सेप्ट होगी तो बैंकर्स सेक्टर है, यानी जो जितने भी बैंकर्स हैं वो इस पोर्टल से जुड़े हुए होंगे, वो आपको, या एनबीएफसी भी इससे जुड़े होंगे, वो आपको 10 लाख रुपए पे वो डिस्काउंटिंग कर देगा। यानी मान लीजिए 10 लाख का 90% अगर वो पेमेंट दे देते हैं तो 9 लाख रुपए आपको विद इन 1 डेज आपके अकाउंट्स में आ जाएंगे और आप उस पैसे को अपने बिजनेस में यूज कर पाएंगे। तो इनडायरेक्टली एक क्विक लिक्विडिटी जो है सॉल्यूशंस बिजनेसमैन को मिलेगा, इससे एक्सेलरेट ग्रोथ आएगी। बहुत सारे एमएसएमईज अपने बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका जो पैसा है वो पब्लिक सेक्टर के यूनिट्स में एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए फंस जाता है, वो वहां से रिकवरी नहीं कर पाते। तो आपकी रिकवरी का
आपको इस टाइप की जो टेंशन है वो दूर हो जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स रहेगा ताकि आप इमीडिएटली अपने जो बिल्स की डिस्काउंटिंग कर पाए। तो बहुत अच्छा प्रोविजन है सर। एक प्रोविजन और इसमें अभी लाइन अप हुआ है, सीजीटी एमएसएमई क्रेडिट गारंटी। यानी जो सीजीटी एमएससी है वो क्रेडिट गारंटी देती है। तो अभी तक हम इतना ही समझ पाते थे कि जो जब हम बैंक से लोन लेते हैं और हमारे पास कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं होती है, उस सिचुएशन में जो है सीजीटी क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट हमारे यहाँ पे बैंक को एक गारंटी देता है ताकि हमें आसानी से लोन मिल पाए। जैसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स हैं, एचआईडीएफ की स्कीम्स है, इसमें सीजीटी एमएसएमई कवरेज रहते हैं एमएसएमई सेक्टर्स के लिए। अब सीजीटी एमएसएमई में क्रेडिट गारंटी में ये एक नया प्रोविजन इनवॉइस डिस्काउंटिंग का भी ऐड किया है सर। तो ये बताइए क्या है सर। सीजीटी एमएससी जैसे आपने बताया सर कि पहले लोन के लिए होता था, ठीक है। वही सेम प्रोसेस रहेगा सर कि जो सा एमएसएमई ने बिल रेज किया उसके लिए वो सीजीटी एमएससी से वो डिस्काउंट करवा पाएगा। लेकिन वो सीजीटी एमएससी जैसे लोन में एक फीस चार्ज करती थी, ठीक है, वैसे लेकिन वो इसकी इंस्ट अपनी एक फीस चार्ज करेगी। ठीक है। और बैंक जोन से आपको डिस्काउंट करके आपकी पेमेंट विद इन 1 or 2 डे दे देगा। ओके ओके। जैसे टीआरडीएस में और इसमें दोनों में डिफरेंस क्या रहा सर फिर? टीआरडीएस में जो सी आपकी है कॉमन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, पीएसयू के लिए और बाकी गवर्नमेंट इंडस्ट्री के लिए। सीजीटी एमएसए में आप नॉन गवर्नमेंट भी आप एज ए गारंटी की फीस पेमेंट करके आप ले डिस्काउंट करा सकते हैं। बहुत अच्छा। देखिए आपको इनडायरेक्टली ये समझ में आ पा रहा होगा कि यदि मान लीजिए बीइंग एमएसएमई आप अपनी कोई सप्लाई किसी प्राइवेट सेक्टर को कर रहे हैं या किसी गवर्नमेंट सेक्टर को कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट सेक्टर को कर रहे हैं तो टीआरडीएस स्कीम का आप लाभ ले पाएंगे। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी यानी किसी प्राइवेट बी टू बी सेलिंग भी करते हैं और उस सिचुएशन में आपका बहुत सारा पैसा डेटर्स में जो ब्लॉक हो जाता है, तो सीजीटी एमएसएमई जो फंड है जो पहले लोन के लिए गारंटी देता था, अब आपकी इनवॉइस डिस्काउंटिंग के लिए भी बैंकर को गारंटी देगा। यानी आप सीजीटी एमएसएमई से अपनी इनवॉइस को डिस्काउंट करा के अपने बैंक से इमीडिएट अपना पैसा ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी, मैं तो कहूंगा कि एमएसएमई सेक्टर के लिए, बैंकिंग सेक्टर्स के लिए, एनबीएफसी सेक्टर्स के लिए बहुत अच्छा प्रोविजन। आपकी लिक्विडिटी प्रॉब्लम दूर और आपका बिजनेस एक्सेलरेट ग्रोथ को कनेक्ट कर पाएगा। एक सर प्रोविजन और आया है बहुत अच्छा, जैसे जैम पोर्टल्स, यानी जितने भी गवर्नमेंट के टेंडर हम भरते हैं तो जैम पोर्टल से भरते हैं। जैम पोर्टल का भी टीआरडीसी इंटीग्रेशन हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, ताकि हमारे ऑडियंस को आप समझाइएगा, बताइएगा कैसे उनको ये बेनिफिट मिलेगा इससे। जैम पोर्टल जो सा अभी तक यूज होता था सिर्फ टेंडर भरने के लिए यूज होता था। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। जैसे कि हम वेयर हाउस का कोई टेंडर भरते हैं जी जी, और हमें वो L1 आ गया, उसमें अलॉट हो गया हमें वो टेंडर, जी जी, तो वहां तक यूज रह जाता था। गवर्नमेंट ने क्या इसको लिंक कर दिया टीआरडीएस के साथ। ठीक है। जैसे आपको टेंडर अलॉट होगा किसी भी पार्टी को, तो उसके बाद वहां पे एक अमाउंट उनकी इंटीमेट हो जाएगी 10 करोड़ का उनको टेंडर मिल गया। ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि वो इन्फॉर्मेशन वो बैंक के साथ शेयर कर देगा जैम पोर्टल, और बैंक है आपको अप्रोच करेगा लोन के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए बहुत अच्छा प्रोविजंस जैम पोर्टल के थ्रू आपके टेंडर जाते हैं, चाहे आपके बायोमास पैलेट के टेंडर जाते हैं या आपके वेयर हाउसिंग सेक्टर के टेंडर जाते हैं। तो जैम पोर्टल्स पे यदि आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आप जरूर कराइएगा, क्योंकि गवर्नमेंट का पूरा फोकस एक ऐसे आईटी इनेबल्ड एमएसएमई एनवायरनमेंट्स क्रिएट करना है ताकि हमारे एमएसएमई बिजनेसमैन ग्लोबली compete कर पाए, एक्सेलरेट कर पाए, ग्रोथ को अचीव कर पाए। जैम पोर्टल्स पर टीआरडीएस की जो इंटीग्रेशन होने से जैसे ही आपको कोई प्रोजेक्ट अलॉट होता है, यानी मान लीजिए आपका 2 करोड़ रुपए का बायोमास पैलेट सप्लाईज का आपको टेंडर अलॉटमेंट होता है, तो वो जैम पोर्टल पर इंटीग्रेट करता है। अब जैम पोर्टल पे जो आपको अलॉटमेंट आई, अब इससे बैंकर कनेक्ट हो जाएंगे। यानी बैंक को इमीडिएट ये पता चल जाएगा कि मिस्टर एक्स को 2 करोड़ रुपए की बायोमास पैलेट सप्लाई करने का एनटीपीसी से टेंडर अलॉटमेंट हुआ है। अब बैंक आपसे डायरेक्ट कनेक्ट करेगा। यदि वो कैपेक्स फॉर्म में है तो आपको टर्म लोन देगा, यदि आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है तो वो सीसी लिमिट या ओडी लिमिट जैसी फैसिलिटी आपको लाइन अप करेगा। मीन्स टू से आपके बिजनेस की फंड्स रिक्वायरमेंट के लिए पहले आपको बैंक को अप्रोच करना पड़ता था, अब जैम इंटीग्रेशन होने से आप बैंकर आपको अप्रोच करेंगे। राइट सर, यही है।
चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, आप हमारे साथ यहाँ वेबिनार में आए और आपने एमएसएमई स्पेसिफिक जो जानकारी दी हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ज्यादा ये फ्रूटफुल रहेगी। ग्रेट, थैंक्स सर, ग्रेट, थैंक्स, थैंक यू, थैंक। चलिए अब अगले चैप्टर पे हम मूव ऑन करते हैं कि जो बायोमास सेक्टर है, बायोमास सेक्टर्स पर इसका इम्पैक्ट क्या रहने वाला है। अभी तक हमने एमएसएमई सेक्टर के बारे में जानकारी ली, एमएसएमई सेक्टर्स पे क्या इम्पैक्ट रहने वाला है, इसके साथ साथ बायोमास सेक्टर स्पेसिफिक प्रोविजंस क्या है। तो बायोमास सेक्टर्स और रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट आया है वो ये है, बायो फार्मा शक्ति इनिशिएटिव्स अलाइन किया गया है। 10,000 करोड़ रुपए तक का प्रोविजंस अगले 5 साल में गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट करने का अलाइन अप है। इससे जो बायोलॉजिक्स है, वैक्सीन है, फर्मेंटेशन बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग है, यानी फार्मा सेक्टर्स में बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो बायो फार्मा सेक्टर है उसका आने वाला है। और मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि इसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट बायोमास पैलेट्स पे, ब्रिकेट्स पे पड़ने वाला है, क्योंकि ये जो सेक्टर है ये हाई डिमांड करेगा स्टीम की, प्रोसेस हीट की और कंटिन्यूस पावर की। यानी कि इनको जो स्टीम और थर्मल पावर्स यानी हीट एनर्जी चाहिएगी, उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स होगी वो बायोमास पैलेटाइजेशन से, बायोमास ब्रिकेटाइजेशन से वो मीट आउट होगी, क्योंकि ये ग्रीन इंडस्ट्रियल फ्यूल होगा। यानी बायोफार्मा स्कीम का इनडायरेक्ट इम्पैक्ट इंडस्ट्रियल डिमांड ऑफ बायोमास ब्रिकेटिंग एंड पैलेटाइजेशन पे आने वाली है। अभी तक बायोमास पैलेटाइजेशन को आप ऐसे सोचते हैं कि वो थर्मल पावर प्लांट में ही सप्लाई जाएगी। अब धीरे धीरे इस चीज का बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है आने वाला है इंडस्ट्रियल सेक्टर पर, यानी आपकी जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो बढ़ेगी और बायोमास ब्रिकेट और पैलेट की सप्लाईज में इनडायरेक्टली बूस्ट अप करेगी। तो बहुत बड़ा फंड, 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इसमें अलाइन है। इसके साथ साथ सीबीजी सेक्टर के लिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है इस, जो अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा। यानी जो सीबीजी बनती है, यानी जो बायोगैस बायोगैस बनती है, इसको जब हम ब्लेंडेड करते हैं सीएनजी में तो एक्साइज ड्यूटी लगती थी पहले। अब वो एक्साइज ड्यूटी आपको रिलीफ हो जाएगी। यानी इफ यू आर गोइंग टू सेल योर सीबीजी गैस यानी कंप्रेस बायोगैस को आप सीएनजी के साथ जब ब्लेंडिंग करते हैं, अगर आप ये सेल आउट करते हैं तो आपकी एक्साइज ड्यूटी एग्जम्प्ट हो जाएगी। इससे डबल टैक्सेशन खत्म हो जाएगा, सीएनजी की कॉस्ट पर इम्पैक्ट आएगा, सस्ती पड़ेगी और इससे इनडायरेक्टली बायोमास सेक्टर पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो बहुत अच्छा प्रोविजंस बायोमास सेक्टर में सीबीजी के लिए। और बायो फार्मा शक्ति का जो प्लान आया है इससे बायोमास ब्रिकेट और पैलेट्स पे इम्पैक्ट आएगा। अगला जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे अलाइन हो रहे हैं। तो देखिए अभी पीछे भी मैंने वीडियोस में भी शेयर किया था कि जो वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, यानी म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो अभी पूरे भारत में स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत इकट्ठा किया जा रहा है, उससे जो वेट यानी गीला कचरा है और जो सूखा कचरा है, दोनों की प्रोसेसिंग बेस्ड प्रोजेक्ट आने वाले हैं। और इसमें जो गवर्नमेंट ने MSW यानी म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट बेस्ड प्रोजेक्ट में जो वेट वेस्ट प्रोसेसिंग होगी जिससे कंपोजिस्ट यानी खाद बनाई जा सकेगी, तो बहुत अच्छा प्रोविजन होगा। 3,000 टन पर डे की डिमांड के साथ इसमें इतनी कैपेसिटीज के साथ के प्रोजेक्ट के अलाइन किए जाएंगे। तो यदि आप आसपास आप किसी सिटी से बिलोंग करते हैं तो आप जैसे एग्रीकल्चर रेजिड्यू बेस्ड बायोमास पैलेटाइजेशन ब्रिकेटाइजेशन की इंडस्ट्री बूम अप है, ऐसे ही जो हमारा वेस्ट है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, इससे बेस अब एनर्जी जनरेट्स होंगे। ऐसे ही सूखे जो गीला कचरा उससे सीबीजी यानी कंप्रेस बायोगैस की जो प्लांट सेटअप करने के टारगेट रखे गए हैं। 1,000 टन पर डे की कैपेसिटी का टारगेट इस फाइनेंशियल ईयर में रखा गया है 2026-27 में। इसके साथ साथ जो मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज हैं, इनका भी एक बहुत बड़ा टारगेट यानी 4500 टन पर डे कैपेसिटीज के साथ MRF जो है फैसिलिटी अलायंस होंगी। तो आप ये देखिए कि एग्रीकल्चर रेजिड्यूज के साथ साथ जो आपका वेस्ट है इसके ऊपर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट अब पड़ने वाला है। आप इस सेक्टर को भी अब ध्यान से रखिएगा, इसमें भी बहुत ग्रूमिंग्स आने वाली है।
यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा ऑडियंस को कि इस बजट्स में अभी बायोमास जो प्रोग्राम था हमारा, अभी जो बायोमास प्रोग्राम एमएनआरआई द्वारा इम्प्लीमेंटेड है, उस पे अभी कोई डायरेक्ट प्रोविजंस इस बजट में हमें रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। लेकिन जो सोलर एनर्जी है, कार्बन कैप्चरिंग्स है, वाइंड एनर्जीज है या वेस्ट एनर्जीज है, इनके ऊपर, सीबीजी के ऊपर, इनके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है। बायोमास प्रोग्राम जिसमें हमारे बायोमास ब्रिकेटिंग और पैलेटाइजेशन के जो एमएनआरई की स्कीम्स हैं, उसके ऊपर डायरेक्ट प्रोविजन अभी हमें इस बजट में कहीं मिला नहीं है। बाकी जो नोटिफिकेशन है एमएनआरई द्वारा जैसे आएगी तो हम आपको साथ जरूर शेयर करेंगे। अब एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट्स है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, वो ये है कि डीकार्बनाइजेशन ऑफ एमएसएमईज। यानी अभी जो है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी ने जो गेज इंडिया एक कॉर्पोरेशन है, इसके साथ मिलके, जर्मन इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलके पूरे देश में बायोमास सेक्टर का एक रिसर्च किया है। और इस रिसर्च में इसका रिपोर्ट भी जो है अभी अवेलेबल है। जितने भी व्यूवर्स अगर वो रिपोर्ट स्टडी करना चाहें, लेना चाहें, तो हम उनको साथ शेयर करेंगे कि एमएसएमई सेक्टर्स में जो स्टीम और हीट एप्लीकेशंस हैं, उनको कैसे बायोमास सेक्टर के साथ अलाइन किया जाए। बहुत अच्छा इम्पैक्ट है। पूरे देश में अभी रिसर्च हुआ है, 750 मिलियन मीट्रिक टन बायोमास एनुअली जनरेट होता है। इसके अंदर से यदि हम थर्मल पावर प्लांट की नीड को मीट आउट कर लें, फिर भी 200 मिलियन मीट्रिक टन से ज्यादा का सरप्लस बचता है जो इंडस्ट्रियल यूज में काम आ सकता है। यानी जो बायोमास रेजिड्यूज है, उसका इंडस्ट्रियल यूजेस पावर प्लांट के अलावा, और इससे जो एमएसएमई के सेक्टर्स हैं, टेक्सटाइल सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, पेपर्स, पल्प, केमिकल, डेयरी, आपकी रबड़, लेदर और फाउंड्रीज, यानी ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर इस रिपोर्ट में रिसर्च किया गया है कि आप कोयले के साथ साथ अगर आप बायोमास पैलेट की ब्लेंडिंग करेंगे तो कितना कॉस्ट इम्पैक्ट आने वाला है। आपके टेक्निकल नॉलेज है, या मान लीजिए आपका जो बॉयलर्स बेस्ड टेक्निकल नो हाउ है, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या इसको रेट्रोफिटिंग किया जा सकता है, क्या कॉस्ट आपकी बच सकती है, ऐसा इम्पैक्ट इस स्टडी में दिखाया गया है। और सबसे अच्छी बात, इसमें जो बायोमास के लीडिंग स्टेट्स हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, ये अलाइन है। और पूरी रिसर्च में एमएनआरआई द्वारा ये रिकमेंडेशन लाइन अप होगा कि जो ये इंडस्ट्रीज हैं जिन पे हाई इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इनमें बायोमास ब्रिकेट या पैलेट्स के मैंडेट यूजेस को अलाइन किया जाए। यानी जैसे थर्मल पावर प्लांट्स है, ऐसे ही इंडस्ट्रीज में 5%, 7%, 10% तक की ब्लेंडिंग्स के मैंडेटरी नॉर्म्स अभी अगले साल में आने की पूरी संभावनाएं हैं। तो आपकी जो सेल्स की टेंशन रहती है बायोमास सेक्टर की, वो अब दूर रह जाएगी। आपके साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर कनेक्ट हो जाएगा और आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो बायोमास सेक्टर्स के लिए बहुत अच्छे प्रोविजन बायो फार्मा शक्ति की स्कीम है, सीबीजी पे एक्साइज ड्यूटी का एग्जम्पशंस हैं, इसके साथ वेस्ट टू एनर्जी के प्रोजेक्ट्स अलाइन किए गए हैं। और साथ साथ में जो एमएनआरआई द्वारा जो रिपोर्ट पूरे देश में रिसर्च हुई है, उसके द्वारा अब इंडस्ट्रियल सेक्टर में बायोमास ब्रिकेट और पैलेट के मैंडेट यूजेस आने की संभावनाएं हैं। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बढ़ने वाली है। अभी रिसेंटली एनटीपीसी भिलाई पावर प्लांट द्वारा टेंडर भी इनवाइटेड किया हुआ है। तो यदि आप बायोमास सेक्टर में काम कर रहे हैं, एज ए फ्यूचर पैलेट मैन्युफैक्चरर के नाते भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो बायोमास सेक्टर पे इस बजट में अच्छे प्रोविजंस हैं, बट हल्का सा जो हमें बायोमास प्रोग्राम के ऊपर कुछ ऐसा ऐसे में बजट एलोकेशन रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, जिससे थोड़ा सा संभावना ये बन पा रही है कि हमें आगे एमएनआरई द्वारा जो सीएफपी दिया जाता है, सब्सिडी लाभ दिया जाता है, उस पर क्या असर पड़ेगा। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे चैप्टर पर, वेयर हाउसिंग सेक्टर्स पे। देखिए, वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक सेक्टर भी हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ा हुआ है। यदि आप बायोमास में हैं या आप फार्मिंग सेक्टर में हैं, तो वेयर हाउसिंग का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है रहता है। वेयर हाउसिंग सेक्टर में सबसे बड़ा जो प्रोविजन अभी स्कीम्स में आया है, बहुत सारे व्यूवर्स का एक क्वेश्चन रहता है कि सर नाबार्ड की स्कीम अभी जो बंद है वो आगे कंटिन्यू रहेगी कि नहीं रहेगी। तो इस पे जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स है, एएमआई स्कीम्स है, इस फाइनेंशियल ईयर में यानी 2026-27 में 12,25,000 मीट्रिक टन स्टोरेज कैपेसिटीज के नए टारगेट के
कवर्ड गोडाउन्स को यहाँ अलाइन किया गया है, जिससे 2000 करोड़ रुपए का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में आएगा। 600 से ज्यादा नॉन स्टोरेज प्रोजेक्ट इसमें अलाइन किए गए हैं। 200 प्रोजेक्ट वुमेन कैटेगरीज के लिए रिजर्व्ड है। यानी आप देख पाएंगे कि नाबार्ड की स्कीम आगे कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि इसमें नए स्टोरेज बनने के टारगेट फ्रेम किए गए हैं। तो आपको ये चिंता नहीं रहनी चाहिए आपकी नाबार्ड की स्कीम आगे आएगी कि नहीं आएगी, नोटिफिकेशंस आएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने 2026-27 में नए गोडाउन्स बनाने के लिए भी प्रोविजन रखा हुआ है। तो स्वाभाविक है कि नाबार्ड की स्कीम, एएमआई स्कीम आगे कंटिन्यू रहेगी। इसके साथ साथ स्टील साइलो में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। यानी कि जो हाई एडवांस टेक्नोलॉजी है वेयर हाउसिंग में, जो स्टील साइलो बनते हैं, 7,87,000 मीट्रिक टन कैपेसिटीज के साथ इस सेक्टर को स्ट्रॉन्ग पुश दिया गया है। साइलो टेंडर्स आने वाले हैं। इस पे सब्सिडी जो है गवर्नमेंट की, स्टेट लेवल की सब्सिडीज के भी प्रोविजन रहते हैं वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पॉलिसीज में। तो यदि आप वेयर हाउसिंग सेक्टर में अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करने के बारे में सोच रहे हैं, आपके पास अच्छा लैंड पार्सल्स है, आप रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी से जुड़े हुए हैं, तो नाबार्ड द्वारा जो सब्सिडी लाभ दिए जाते हैं वेयर हाउसिंग सेक्टर में वो भी कंटिन्यू रहेंगे। और साइलो प्रोजेक्ट्स आगे आने वाले हैं, पूरे देश में साइलो प्रोजेक्ट्स आएंगे। तो बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज वेयर हाउसिंग सेक्टर्स में ये अलाइन। बहुत बड़ा प्रोविजंस कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग का वेयर हाउसिंग सेक्टर के लिए आया है। यानी जो लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग सेक्टर ये जुड़े हुए हैं। अब भारत में 10,000 करोड़ रुपए का जो है आउटले फ्रेम किया गया अगले 5 साल में, कि कंटेनर भारत में ही बने। इससे इनडायरेक्टली जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं उनकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ेगी। कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होने से लॉजिस्टिक इकोसिस्टम डेवलप होगा, और जो वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक सेक्टर में जो काम करने वाली कंपनी है इनको बहुत बड़ा ग्रोथ मिलने वाला है। तो आप ये देखिएगा, इस वेयर हाउसिंग सेक्टर में कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होने से आपका कंटेनर आप बाहर से आ रहा है वो इंडिया में बनेगा, तो इनडायरेक्टली वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में बूम आने वाला है। तो यदि आप इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप जरूर वेयर हाउसिंग सेक्टर और लॉजिस्टिक्स सेक्टर पर फोकस कीजिएगा, क्योंकि आने वाले सालों में गवर्नमेंट का ये फोकस है कि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको रिड्यूस किया जाए। नाउ वी आर मूविंग टू द एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री बेस्ड जो प्रोजेक्ट्स हैं, उस पे बजट में क्या प्रोविजंस आए हैं। यानी आप एग्रीकल्चर बेस्ड कोई बिजनेस कर रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड कोई बिजनेस कर रहे हैं, क्या प्रोविजंस इस सेक्टर में आए हैं। सबसे बड़ा प्रोविजंस 500 करोड़ रुपए का सपोर्ट दिया जा रहा है एफपीओज को, यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। 10,000 एफपीओ का टारगेट फ्रेम किया गया है। यानी यदि फार्मर लेवल पे आप काम कर रहे हैं, ऐसे एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं, एफपीओ को बहुत बड़ा बेनिफिट इस बजट्स में मिला है। इसके साथ साथ जो वेटनरी प्रोफेशनल्स हैं इनके लिए क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडीज, यानी ये बहुत बड़ा एक परिवर्तन जो है इकोसिस्टम में आने वाला है। क्योंकि जो वेटनरी बेस्ड बिजनेस है, चाहे वो कॉलेज हैं, हॉस्पिटल हैं, डायग्नोसिस लैब हैं, ब्रीडिंग फैसिलिटीज हैं, इन सब में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जा रहा है। यानी आप प्राइवेट पार्टीज अगर इस सेगमेंट में बिजनेस करेंगे, बैंकों से लोन लेंगे, तो उनको कैपिटल सब्सिडी लाभ मिलेगा। तो बहुत अच्छा प्रोविजंस। कोकोनट का भी प्रमोशन यहाँ लाइनअप किया गया। यदि आप साउथ साइड से बिलोंग करते हैं, कोकोनट फार्मिंग ज्यादा होती है, तो कोकोनट की कल्टीवेशन और प्रोसेसिंग के लिए सेपरेट प्रोविजन है। कैशव्यू, यानी जो आपके इस टाइप की जो फसल है, कैशव्यू की जो प्रोसेस है, इसकी प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, वैल्यू एडिशन जो प्रोसेस है, इनमें भी गवर्नमेंट ने पूरे बजट्स का प्रोविजन अलाइन किया है। तो ये बहुत अच्छा सेक्टर, यानी अब एनिमल हस्बेंड्री जो फंड्स हैं वो कंटिन्यू रहेगा। एनिमल सेक्टर में जो डायरी प्रोजेक्ट्स हैं उन पे इम्पैक्ट आने वाला है। आप यूं समझिए कि जो बेनिफिट्स हैं ये इस तरीके से छोटे छोटे स्कीमों में अलाइन किए गए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे पीएमईजीपी स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, छोटे माइक्रो इंडस्ट्रीज के लिए ये स्कीम है। 4500 करोड़ रुपए का प्रोविजन इस स्कीम में अलाइन। बहुत अच्छा, पीएमई स्कीम जो है कंटिन्यू रहेगी। 4500 करोड़ रुपए माइक्रो सेक्टर्स में आएंगे, यानी छोटे छोटे बिजनेसमैन को यहाँ अलाइन किया जाएगा। फिशरी सेक्टर्स में भी 2500 करोड़ रुपए का प्रोविजन है। प्राइम मिनिस्टर की जो फॉर्मलाइजेशन स्कीम है फूड प्रोसेसिंग के लिए, यानी पीएमएफएमई, 1700 करोड़ रुपए का प्रोविजन
ये माइक्रो यूनिट को, प्रोसेसिंग यूनिट को फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में बूस्ट अप करेगा। तो बहुत अच्छा ये इम्पैक्ट आने वाला है इसमें। इसके साथ साथ ई व्हीकल्स यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में भी गवर्नमेंट ने 1500 करोड़ रुपए का प्रोविजन रखा है। आप अगर इस सेक्टर में जाना चाहते हैं, AHIDF एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड्स, डेयरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फंड्स, 1055 करोड़ रुपए का प्रोविजन इस बजट्स में अलाइन है। इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की जितनी स्कीमें हैं, 915 करोड़ रुपए तक का प्रोविजन इसमें अलाइन किया गया है। एग्री इंफ्रा फंड्स, जिससे आपको बैंक से आसानी से लोन मिलता है, 910 करोड़ रुपए का प्रोविजन इसमें अलाइन किया गया है। ये स्कीम सारी की सारी आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर से, एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर से कनेक्टेड है। आपका इम्पैक्ट इस पे अच्छा पड़ने वाला है। 800 करोड़ रुपए का प्रोविजन राष्ट्रीय गोकुल मिशन स्कीम के तहत भी किया गया, यानी डेयरी फार्मिंग सेक्टर्स, फिशरी फार्मिंग, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स में यदि आप बिजनेस प्लान कर रहे हैं तो बहुत अच्छा ये बजट्स में प्रोविजंस है। आप इसमें कंटिन्यू अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं, सब्सिडी बेनिफिट ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा बजट का हमने आपको बायोमास सेक्टर्स पर, MSME सेक्टर्स पर, वेयर हाउसिंग सेक्टर्स पर, एग्रीकल्चर सेक्टर्स पर, एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर्स पर क्या इम्पैक्ट रहने वाला है, ये हमने डिटेल्स में शेयर किया है। आप सभी के लिए, जितने व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, हमने आपके लिए बजट स्पेसिफिक एक बुक भी डिजाइन की है। यानी बजट्स को अगर आप डिटेल्स में एनालिसिस करना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं बजट के क्या असर पड़ेंगे, तो आप हमारी बुक्स को ले सकते हैं। आप हमारी कम्युनिटी में जुड़िएगा। कम्युनिटी में जुड़ने से और इस बुक को लेने से आपको बजट के इम्पैक्ट समझ में आएंगे, रेगुलर अपडेट्स आपको मिलेंगे, सारे के सारे टेंडर अपडेट्स भी आपको मिलेंगे।